तो कल हम लोग खत्म कर चुके थे सैंदव सभ्यता पूरा। अब तुम्हारा काम है इसको रिवाइज करना। 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है, अगले टेस्ट का। और आज तीसरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट आज तो नहीं कर पाएंगे, कल या परसों तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास जो है वो होने वाला है किस पर? वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता पर। हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन में कि सबसे पहले हम लोग जब एंशिएंट इंडिया को पढ़ना शुरू करते हैं, हमारा उद्देश्य होता है भारत का एंशिएंट इंडिया पढ़ना। और इसमें हम लोग पहला जो सभ्यता पढ़ते हैं वो है सैंधव सभ्यता, जिसका जो काल माना जाता है वो 2500 से लेकर लगभग 1700 के आसपास का काल माना जाता है। इसके बाद हम लोग दूसरे सभ्यता की ओर बढ़ते हैं जो कि है वैदिक सभ्यता। कौन सी है? वैदिक सभ्यता। मुख्य रूप से अंतर अगर तुमको ये जानना है तो ये याद रखोगे कि जो सैंधव सभ्यता है वो शहरी सभ्यता था। क्या था? शहरी सभ्यता। और वैदिक सभ्यता जो है यह ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का काल जो माना जाता है वो माना जाता है 1500 से 600। क्या माना जाता है? 1500 से 600, ठीक है। 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक किसका काल माना जाता है? वैदिक सभ्यता का काल। इसी को हम लोग वैदिक काल कहते हैं। इस समय में समाज का जो मुख्य आधार था वो था वेद। क्या था? वेद। वेद में जो चीजें हमको मिल रही है वही से हम पता किए हैं कि वैदिक काल में कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती थी। वेद को जैसे से हम पढ़ते जाएंगे तो हमको 2 चीज मिलेगा। शुरुआती के वेद और बाद के वेद में बहुत विरोधाभास भी है, बहुत अंतर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। शुरुआती दौर में समाज का कुछ और स्वरूप था और अंतिम दौर में समाज का स्वरूप कुछ और था। 2-3 सवाल यहाँ से हम लोग ये चीज सीखेंगे कि हम लोग को समाज जो भी वर्तमान समाज है ये वैदिक काल के आसपास ही घूम रहा है, क्योंकि वैदिक काल पूर्ण रूप से कभी समाप्त नहीं हुआ। सैंधव सभ्यता जो था वो लगभग पूर्ण रूप से क्या हो गया? समाप्त हो गया। सैंधव सभ्यता का कोई भी जो हमारे क्या बोल सकते हो एंसेस्टर्स में जो बोलोगे कि कुछ कन्वर्ट होके कुछ आ चुका है कैरेक्टर, वैसा हमारे पास कुछ दिखा नहीं। लेकिन आज जो हम लोग जी रहे हैं यह वैदिक काल का ही कंटिन्यूएशन है। नहीं समझ में आया? वैदिक काल का टाइम पीरियड हम लोग क्या माने? 1500 से 600 ईसा पूर्व। ये वो काल था जब कुछ और विकसित नहीं हुआ था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 600 ईसा पूर्व में वैदिक काल पूरी तरीके से समाप्त हो गया फिर नए लोग आए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन सैंधव सभ्यता में ये हुआ कि सैंधव सभ्यता लगभग 1700 के आसपास लगभग 80 to 90% क्या हो गया? खत्म हो गया। और फिर नए लोग आए और नए लोग आकर नया सभ्यता का विकास किया। इसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता। क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। नहीं तब हम लोग ये डिफरेंस नहीं कर पाते, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता 1500 से 600 तक चला और 600 के बाद वैदिक सभ्यता में बहुत सारे विकास आ गए। जो संरचना था समाज का संरचना ये थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। वैदिक काल में हमारा जो समाज था वह गुटों में बटा हुआ जरूर था, लेकिन कोई भी साम्राज्य नहीं था। क्या नहीं था? साम्राज्य। कोई बड़े बड़े राज्य नहीं थे। यही जब राज्य बड़े बनने लगे तो इसको हम लोग कहेंगे महाजनपद। क्या कहेंगे? महाजनपद। पहली बार जब महाजनपद का विकास होगा, पहले जनपद बनेगा, जनपद से फिर क्या बनेगा? महाजनपद। जब महाजनपद का विकास होगा तब क्षेत्र बड़ा होने लगेगा और यहां से हम लोग चरण बांट देते हैं। यानी इसके पहले का चरण जब महाजनपद नहीं बना था, इसके पहले के चरण को हम लोग वैदिक काल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और जैसे ही महाजनपद का निर्माण होना शुरू हुआ हम इसको कह देते हैं महाजनपद काल। क्या कह देते हैं? महाजनपद काल। और ये जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड है ये है 600 ईसा पूर्व। कब का है? 600 ईसा पूर्व का वो समय है। इसीलिए हम लोग वैदिक काल को रखते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अभी थोड़ा देर पहले ही बताई थी कि वैदिक काल में भी हमको अंतर देखने को मिलता है कि शुरुआती वैदिक काल का जो लक्षण कुछ और था और अंतिम वैदिक काल का लक्षण कुछ और था। इसीलिए वैदिक काल को भी हम 2 भागों में बांट दिए हैं। एक को प्राचीन वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन वैदिक काल। इसी को हम लोग कहते हैं ऋग वैदिक काल। क्या कहते हैं? ऋग वैदिक काल। कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि प्राचीन वैदिक काल किसे कहा गया, किसको कहा गया? ऋग वैदिक काल को। और दूसरा जो काल हुआ ये हुआ उत्तर वैदिक काल। क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, कब तक? 1000 बीसी तक को कहे ऋग वैदिक काल। और 1000 बीसी से लेकर कहां तक? 600 बीसी तक के काल को क्या कहे? उत्तर वैदिक काल। बोलोगे क्यों विभाजित किए? समाज में बदलाव आ रहे थे इस वजह से विभाजित किए हैं। ऋग वैदिक काल में समाज का परिवेश थोड़ा अलग था, उत्तर वैदिक काल में अलग था। मुख्य रूप से 2-4 अंतर हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट में फिर अंतर हम लोग करेंगे। हम लोग से सवाल भी उसी प्रकार से पूछा जाएगा। ये लक्षण जो है ये ऋग वैदिक काल का है कि उत्तर वैदिक काल का है? वैदिक काल दे दिया तो पूरे लगभग समग्र रूप से हम लोग बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है ऋग वैदिक सेक्शन पर। किस पर रहता है? ऋग वैदिक काल पर। ज्यादा कंटेंट जो हमारे पास है वो कहाँ का है? ऋग वैदिक काल।
क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल का लक्षण लगभग वैसा ही जैसे हम लोग बाद में विकसित हुए, तो सिमिलर है, बहुत ज्यादा इसमें सवाल नहीं बनता है। लेकिन ज्यादातर सवाल जो हमारे से थोड़ा बहुत अलग बनता है वो किससे बनता है? ऋग वैदिक काल। इसलिए इस दोनों पीरियड में अगर अधिक कुछ पढ़ते हैं हम लोग तो किसके बारे में पढ़ते हैं? ऋग वैदिक काल। समान रूप से वैदिक काल भी कई बार डाल देता है, वहां दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक कर दिया तब दिमाग लगाना है। जैसे कि बताए थे कि शुरुआती दौर में जो समाज बटा हुआ था वहां पे भी जाति व्यवस्था था, लेकिन वो जाति नहीं था, वो वर्ण था। क्या था? वर्ण। और ये कार्य के आधार पर बंटवारा हुआ था कि जो पढ़ लिख रहा है वो ब्राह्मण है, जो ताकत वाला काम कर रहा है वो क्षत्रिय है, जो बिजनेस कर रहा है वो वैश्य है, और जो घर वार का सबसे क्या बोल सकते हो लो क्वालिटी का काम कर रहा है वो शूद्र है। और एक परिवार में ये सभी हो सकते थे। ये सब हमको साक्ष्य मिला है, कहा हुआ कई जगह पे, कई कई ग्रंथों में ये चीज लिखा हुआ है। तो शुरुआती दौर में समाज का वर्गीकरण का आधार यही रहा, लेकिन आगे चल के ब्राह्मण का बेटा क्या बनने लगा? ब्राह्मण बनने लगा। जो क्षत्रिय है उसका बेटा क्षत्रिय बनने लगा। इसलिए समाज का वर्गीकरण का आधार अब हो गया जाति व्यवस्था। क्या हो गया? जाति व्यवस्था। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था था, समाज के वर्गीकरण का आधार गोत्र हुआ करता था। गोत्र हुआ करता था मतलब किस गोत्र, आज भी बोलते हैं ना किस गोत्र के हो, ठीक है, तुम फलाना नाम लेते हो आदमी का, हम इस गोत्र के हैं। तो ये ऋग वैदिक काल के समाज का वर्गीकरण का आधार हुआ करता था। और इसमें लोग जो वर्ण व्यवस्था में बटे हुए थे वो मुख्य रूप से कार्य पर आधारित था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएंगे, यहाँ जो समाज बटा रहेगा वो जाति के बेसिस पे बटा रहेगा। ठीक है, जो किस जात के हो, यानी तुम्हारे बेटे का नाम के पीछे वही जात आएगा जो जिस जात में तुम बिलोंग करते हो। पहला चीज देखेंगे ऋग वैदिक काल में, तो जात मतलब वर्ण जो था ये 4 ही सीमित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते थे जातों की संख्या क्या होने लगी? बढ़ने लगी। ये 4 जात तो बन ही गया, लेकिन इसके अलावा भी संकर जातियां भी आने लगी। क्या आने लगे? संकर जातियां। तो काफी सारे नई नई जाति का विकास हुआ। दूसरा, महिलाओं का स्थिति अगर देखेंगे तो ऋग वैदिक काल में महिलाओं का स्थिति बेहतर था। उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं का स्थिति थोड़ा बहुत खराब हो गया। आज से फिर भी बेहतर था, लेकिन कंपैरिजन में देखोगे तो ऋग वैदिक काल में महिलाओं का पोजीशन काफी अच्छा था। उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं का स्थिति थोड़ा सा खराब हो गया। और उसके बाद का स्थिति तो हम लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे समाज का क्या स्थिति हुआ वो हम लोग सब देख रहे हैं कि आज जो महिलाएं इतनी बैकवर्ड रह गई हैं समाज में, उसके पीछे आज एक दिन का कारण नहीं है, ये सोच है। सोच कैसा होता है? तो सोच तो शुरू से ही वैसा होता आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अगर पूछा जाए पूरा वैदिक काल कैसा समाज था, मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक, तो बोलोगे पितृसत्तात्मक। क्या था? और वही असर है, हम क्या बोले थे, खत्म नहीं हुआ है पूरा चीज, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज भी हमारा समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। कैसा समाज है? पितृसत्तात्मक। अधिकांश लोग जो है वो कैसे हैं? पितृसत्तात्मक। दूसरा, जो वैदिक काल की शुरुआत हुई है, हम तुरंत बताए थे कि सैंधव सभ्यता के लोगों का जो भी परिवेश रहा होगा वो लगभग खत्म हो गया होगा। उसके बाद नए लोग आए होंगे। क्या बताए? नए लोग आए होंगे। ये नए लोग कौन थे, इस पर बहुत बड़ा विवाद है। अलग अलग लोग अलग अलग वक्तव्य दिए हैं, अपना वक्तव्य दिए हैं, अपना विचार दिए हैं। उसमें से जो सर्वमान्य विचार है वो है मैक्स मुलर का। क्या है? किसका है? मैक्स मुलर का। उन्होंने कहा था मध्य एशिया से कुछ लोग आए थे भारत की तरफ। मध्य एशिया में संकट आया होगा, वहां से कुछ लोग भाग कर इस तरफ आए, हमारी तरफ आए, और हमारी तरफ आने के बाद इन क्षेत्रों में कोई एक पावरफुल ग्रुप नहीं था। यहाँ पे छोटे छोटे लोग, कबीला में जंगली लोग बसने वाले थे। यहाँ पे कोई बहुत पावरफुल ग्रुप नहीं था, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत फायदा हुआ यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि वो लोग दिमागी आदमी थे, दिमाग वाले। और ऑब्वियस है, इसको निगेटिवली नहीं लेना है, समझने की दृष्टि से देखना है। जो जंगल से अभी भी निकल के बाहर आया है उसका दिमाग का लेवल, और तुम शहर में पहले से रह रहे हो उसका दिमाग का लेवल, या गांव में पहले से समाज में रह रहे हो उसका दिमाग का लेवल, अंतर होगा कि नहीं होगा? तुम ठग लेते हो, वो बेचारा ठग नहीं पाएगा। जो जंगल से बाहर निकला वो तुमको ठग नहीं पाएगा। वो जो है वही बोलेगा, उसको पता ही नहीं ठगना कैसे, लेकिन तुम उसको क्या बोलते हो, फुसला के ठग लोगे। तो ये चालाकी वाला दिमाग किसमें था? बाहरी लोग जो आया हुआ था उसमें था। वो लोग थोड़ा बहुत पहले से विकसित था, और इन बाहरी लोगों को कहा गया आर्य। क्या कहा गया? आर्य। तो वैदिक काल का निर्माण ही, वैदिक सभ्यता का निर्माण ही किसने किया? आर्यों ने। किसने किया? आर्यों ने। और ये लोग कहां से आए थे? मुख्यतः मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह कहा है, हम लोग अभी पढ़ेंगे अभी, लेकिन सर्वमान्य सबसे अधिक लोगों ने जो विश्वास जताया है जिस थ्योरी पर, वह है मध्य एशिया के निवासी। तो आर्य लोग कहां से आए थे? मध्य एशिया से। किसने कहा? ये मैक्स मुलर ने। और उसके बाद जब वो प्रवेश कर रहे थे भारतीय क्षेत्र में, अगर ये भारत का हिस्सा हम मान लेते हैं, ये भारत का हिस्सा है, तो भारत के बाद आज के डेट में यहाँ पाकिस्तान देखते हो, क्या देखते हो? पाकिस्तान। उस समय तो ये भी भारत ही था। ठीक है। और भारत के बाद यानी पाकिस्तान के बाद इस क्षेत्र को कहते हैं अफगानिस्तान। क्या कहते हैं? अफगानिस्तान। ये लोग इस हिस्से से आया था, तो सबसे पहले ही लोग कहां बसा? अफगानिस्तान में। कहां बसा? अफगानिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से लोग भारत की तरफ बढ़ने लगा,
और बढ़ने के समय में उस समय में वहां जैसे संघर्ष सभ्यता खत्म हुआ था, कुछ स्थानीय जनजाति विकसित वहां पे हुए थे, उन लोगों के साथ इसका लड़ाई हुआ। सारे स्थानीय जनजाति के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, दो स्थानीय जनजाति वर्ग है जिसके बारे में थोड़ा चर्चा है, जिससे इसका संघर्ष सबसे अधिक हुआ होगा या डायरेक्ट हुआ होगा। एक का नाम है दास और एक का नाम है दस्यु। क्या नाम है? दास और दस्यु। यानी अब देखो यहाँ दो तरह का बात है, ये है भारतीय क्षेत्र। अब संघर्ष सभ्यता खत्म हुआ तो क्या यहाँ के सारे लोग मर गए क्या? यहाँ पे लोग तो अभी भी थे, लेकिन कोई सभ्यता वाला लोग नहीं था। ये लोग छोटे छोटे एक जंगली कबीले में रहते थे, जंगली लोग हुआ करते थे, इसी को हम जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? जनजाति, आदिम जाति कहते हैं। तो यही लोग थे, इन लोगों का कोई बहुत बड़ा सभ्यता नहीं था। ये लोग अपने क्षेत्र में निवास कर रहे थे, मस्त अपना ग्रुप बना बना कर रह रहे थे। काफी सारे ग्रुप थे, इसमें दो प्रमुख ग्रुप जो था, एक का नाम था दास। क्या नाम था? दास। और दूसरे का नाम था दस्यु। क्या नाम था? दस्यु। ठीक है, दस्यु ग्रुप। ये दो ग्रुप था जो कि उस समय में इस क्षेत्र का ठीक ठाक पावरफुल ग्रुप होगा। इससे पहली बार संघर्ष हुआ, यानी ये दो नाम का दोनों का उल्लेख मिलता है, बाद बाकी तो किसी का उल्लेख भी नहीं मिलता। तो इन दोनों के साथ संघर्ष हुआ, किसका? आर्यों का। किसका संघर्ष हुआ? आर्यों का। इसमें से एक के साथ ये लोग दोस्ती कर लिया। ठीक है, दास और दस्यु जो है, इसमें से दास से ये लोग दोस्ती कर लिया। क्या कर लिया? दोस्ती। मतलब दास दोस्ती क्या करेगा? दास अपने आप को शरणा कर लिया। ये तुम्हारे समाज में भी होता है। ठीक है, तुम देखना कि तुम है, तुम्हारे आस पड़ोस के कुछ लोग हैं, और एक थोड़ा सा पावरफुल आदमी या थोड़ा अमीर आदमी आ गया तुम्हारे बीच में से, 10-12 लोग हैं, और क्या उधर कैसा क्या चल रहा है, आप आए हैं, बहुत अच्छा लगा, आप जैसे बड़े लोग यहाँ आते हैं तो अच्छा लगता है, हम लोग का क्या जिंदगी ऐसे ही कर रहा है। देखते हो नहीं देखते हो? ये फैक्चुअल। तुम बोले नहीं छोटे हैं तो हम लोग क्या हुआ, गांव में रहते तो क्या हुआ, अपना भी मान सम्मान है, तुम ऐसे करके खड़े रहोगे। हाँ, वो जाके चावलों से करने लगा, निकालेगा बीड़ी, एक तो पिएगा क्या? हाँ पियो, बैठो। अब बीड़ी फूकने लगेगा, वो हो गया, क्या हो गया उसका? गुलाम। अब उसके पीछे पीछे घूमेगा, पूरा गांव घूमेगा, हम चलिए सर ये भी दिखाते हैं, चलिए सर ये भी दिखाते हैं। चाय नाश्ता करवाएगा, उसको भी खिलाएगा, खाना खाने बैठे जाएगा, कहीं किसी होटल में जाएगा खाना खाने, जिसका भी एक प्लेट लगाओ, खाएगा, और फिर आके बोलेगा हम देखा, हम उसके साथ घूमे थे, जान पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ है। ये आज भी वैलिड है, शुरू में भी था। तो उसमें में दो वर्ग था, दास और दस्यु। ये नाम में ही गड़बड़ है। क्या नाम है इसका? दास। तो ये लोग बन गया उसका दास। तो कहा जाता है कि आर्य लोग किसके प्रति उदार थे? दासों के प्रति उदार थे। उदार करने का मतलब हुआ उनसे ज्यादा झगड़ा उगड़ा नहीं किया, या यूं कहें कि मौका ही नहीं दिया झगड़ा करने का, पहले सरेंडर कर दिया, झगड़ा क्या करेगा। ये लोग थोड़ा सा विद्रोह किया था। कौन विद्रोह किया था? दस्यु। कौन किया था? दस्यु। इसीलिए मुख्य रूप से जो दुश्मनी इसका हुआ, किसके साथ हुआ? दस्यु के साथ। लड़ाई किसके साथ हुआ? दस्यु के साथ। और आर्य लोग जब भारत में आए थे, ये लोग 5 कबीले में आए थे। कितने कबीले में? अगर पूछा जाए, इसीलिए इसको 5 कबीला में आया हुआ पूछा जाता है। नाम वगैरह हम लोगों से नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कितने कबीले में आर्य लोग भारत की तरफ आए थे। कितने कबीले में? 5 कबीले में। कितने कबीले में? 5 कबीले में। अच्छा, हम लोग अभी बसने का चर्चा कर रहे थे, तो सबसे पहले ये लोग कहाँ आके बसे? अफगानिस्तान में। कहाँ बसे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद इन लोगों से लड़ाई उड़ाई करेगा, और फिर धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगेगा। क्या करने लगेगा? आगे बढ़ने लगेगा। जब आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले ये लोग का निवास स्थान जो होगा वो होगा पंजाब वाला क्षेत्र। कौन सा होगा? पंजाब। पंजाब वाला क्षेत्र में जानते हो मुख्य नदी जो उस वक्त थी वो थी सिंधु नदी। कौन सी थी? सिंधु। आज भी है पंजाब, तुम छोटा सा देख रहे हो अपनी तरफ का, पंजाब बहुत बड़ा है, आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में। ठीक है, तो याद रखना पंजाब दो है, एक है भारतीय पंजाब और एक है पाकिस्तानी पंजाब। तो पूरे को पहले पंजाब प्रांत कहते थे, ये बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। ठीक है, और इस क्षेत्र का जो मुख्य नदी है वो है सिंधु, और इसकी सहायक नदियां क्या है? सिंधु और इसकी सहायक नदियां। ठीक है, इस जगह टोटल सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहते हैं इसको? सप्त सैंधव प्रदेश। तो सबसे पहले आर्य लोग कहां बसा? सबसे पहले अफगानिस्तान। उसके बाद भारत की तरफ बढ़ते गया तो सबसे पहले कहां बसा? पंजाब क्षेत्र या सप्त सैंधव प्रदेश। पंजाब या सप्त सैंधव प्रदेश, यानी सिंधु नदी इन लोगों का भी मुख्य नदी था। और यही एग्जाम में उठा के एक बार पूछ लिया है। बोले कहानी अगर बढ़िया से सुनोगे, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं निकलेगा, लेकिन अगर रटोगे खाली तो याद नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले सवाल आया था कि बताओ प्रारंभिक तौर पर आर्य लोग ने किस नदी को अपना मुख्य नदी माना था? गंगा नदी, सिंधु नदी? सिंधु नदी। ये लोग सबसे पहले बसे कहाँ? अफगानिस्तान में। उसके बाद भारतीय क्षेत्र में कहाँ बसे? सब सिंध प्रदेश या पंजाब वाले क्षेत्र में। इसके बाद बहुत समय के बाद धीरे धीरे लोग किधर बढ़ेंगे? गंगा की तरफ। किधर बढ़ेंगे? गंगा तरफ। यानी प्राचीन सभ्यताओं में गंगा का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। ऋग्वेद में भी गंगा का मात्र एक बार उल्लेख मिलता है। मैक्सिमम बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? सिंधु नदी का। किस नदी का? सिंधु नदी। मुख्य जीवन के लिए जरूरी नदी सिंधु नदी, व्यापार के लिए जरूरी नदी सिंधु नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? भी सिंधु। गंगा उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
उसके बाद समय में बीतता गया, समय धीरे धीरे गंगा का इंपॉर्टेंस क्या होता गया, बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ, गंगा नदी के इर्द गिर्द, ठीक है, गंगा नदी के इर्द। बाद में, ठीक है, जब हम लोग महाजनपद काल का विकास करेंगे, इसमें एक महाजनपद जो सबसे पावरफुल बनेगा उसका नाम है मगध, और मगध वाला पटना क्षेत्र है, और ये किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे। इसलिए बाद में जाके डेवलप कौन सा क्षेत्र करेगा, गंगा वाला। बोलोगे उधर क्यों नहीं डेवलप किया, क्योंकि उधर अभी से जो समय शुरू होगा, इसके बाद वो छोटका कबीला का कहानी खत्म नहीं होगा, ये लड़ते झगड़ते रह जाएगा, सब दिन लड़ते झगड़ते रह जाएगा। लेकिन जैसे हम गंगा की तरफ बढ़ेंगे, इधर मैदानी क्षेत्र ज्यादा है, क्या है, मैदानी क्षेत्र ज्यादा है, जिसकी वजह से कोई राजा बनेगा और धीरे धीरे राजा क्या करेगा, अपने क्षेत्र को एक्सपेंड करेगा। दो चीज होता है, जब राजा बड़ा क्षेत्र पर शासन कर रहा है, अगर राजा पावरफुल है तो शांति भी कायम होता है कि नहीं होता है। समझ के देखो, ये छोटा सा क्षेत्र, ये छोटा सा क्षेत्र, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा। अब इसको भी डर है कहीं 12 बजे रात में ये आक्रमण ना कर दे, इसको ये डर है कहीं ये आक्रमण ना कर दे, इसको डर है कहीं ये आक्रमण ना कर दे। अब पूरा का राजा कौन है, एक है। आसपास में जो छोटे राज्य होंगे, क्या उसका औकात होगा इस आक्रमण कर देने का? ऐसे जब तक राजा काफी कमजोर ना हो जाए तब तक ये लोग आक्रमण करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इस वजह से इसका इंटरनली यहाँ तक क्या हो जाएगा, शांति स्थापित। क्या हो जाएगा, शांति स्थापित। और जब क्षेत्र में शांति होता है तब क्षेत्र का क्या होता है, विकास। अभी कोई भी देश तुम देखा होगा जो धार्मिक रूप से बहुत अधिक उत्तेजित है, वहां पे विकास ठप हो जाता है, वहां विकास नहीं होगा। कोई भी देश का नाम बता दो जो धर्म को बहुत तवज्जो दिया और उसका विकास हुआ हो, किसी भी देश का विकास नहीं। और तुम पिछले 10 साल में भारत का कारनामा देख रहे हो, ये हम लोग ट्रिलियन में पहुंच रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच रहा है। भारत अपने दुर्गति की ओर है। अभी देखोगे धीरे धीरे कैसे कैसे दुर्गति होता है। कारण क्या है, पिछले 10 सालों में हर लोग किसमें उलझा हुआ है, धर्म के नाम पर। कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सरकार भी वही कर रही है। तुमसे वोट मांगती है सरकार, हम मंदिर बनवा देंगे। अभी मोदी जी भाषण दे रहे थे मध्य प्रदेश वाला इलेक्शन के समय में कि हम लोगों को जिताइए, राम मंदिर तक फ्री कर देंगे आप लोगों के जाने के लिए। अब सोच के देखो, वोट मांगने का आधार ही हमारा यही है। यूपी में इलेक्शन हुआ उसके लिए, लोकसभा चुनाव हुआ उसके लिए आधार बना राम मंदिर। आधार क्या बना, राम मंदिर। बिहार में इलेक्शन हुआ, आधार क्या बना, सीता मंदिर। सीतामढ़ी का जानकी मंदिर, आधार बना। सोच के देखो, जब तुम्हारा वोट देने का आधार हो गया मंदिर, तुम्हारे लिए ना तो एजुकेशन मायने रखता है, ना डेवलपमेंट मायने रखता है, ना हॉस्पिटल मायने रखता है, ना रोड मायने रखता है, कुछ मायने नहीं रखता है। तुम्हारा विकास जीरो हो जाएगा। और अभी देखो, गैस का किल्लती हुआ, सबसे अधिक गैस का मतलब नुकसान किसको हो रहा है पता है, बिहारियों को। अभी तुम लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है। अभी जितने लोग बाहर में रह रहे हैं उसको पता चल रहा है, खाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, गांड पे लात मार के भगा दे रहा है, ठीक है। अरे मजाक नहीं, तुम्हारा कोई औकात नहीं है समाज में। तुम जो 5,000 10,000 लेके वोट सबको दिलवा दिया है, अभी सबका बेइज्जत, मतलब क्या जिंदगी दुभर हो गया है, सब रो रहा है बैठ के। गुजरात में तुम बैठा हुआ है, वही जिसको वोट दिया वही आदमी लात मार के भगा रहा है। कौन खिलाएगा तुमको? जब तक खेत में काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, तुमको रखेंगे, नहीं काम करोगे निकल बाहर। वहां थोड़ी तुम्हारा कोई इज्जत करने के लिए बैठा हुआ है। ये दुर्गति होता है जब तुम्हारा विकास नहीं हुआ। फिर वापस आओ, तो जब हम लोग 600 ईसा पूर्व के बाद के समय में साम्राज्य बढ़ने लगा, उसमें सबसे अधिक डेवलप किया मगध साम्राज्य। कौन किया? मगध साम्राज्य। और बाद में मगध साम्राज्य के कारण ही गंगा नदी का इतना क्या हो गया, उल्लेख, क्योंकि गंगा नदी के इर्द गिर्द के क्षेत्र क्या होने लगे, विकसित होने लगे। लेकिन इससे पहले वाले समय में देखोगे तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु। कौन सी थी? सिंधु। वैदिक काल में भी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु। ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोग बसे कहां। तो सबसे पहले कहां बसे? अफगानिस्तान, उसके बाद पंजाब वाला क्षेत्र, स्वतंत्र प्रदेश, उसके बाद अब भारत के अन्य हिस्सों में गए। और जब उत्तर भारत में ये लोग लगभग बस जाएंगे, तब ये लोग कहां जाएंगे? दक्षिण भारत। अब ये लोग थे काबिल लोग। काबिल मतलब समझते हो? टैलेंटेड लोग, ठीक है। ये लोग क्या थे? टैलेंटेड लोग। इनके पास बुद्धि था, इनके पास ज्ञान था, और भारतीय लोगों के पास उस वक्त ज्ञान वगैरह नहीं था। इसलिए हम लोग पे हर वो शासन कर सकता है जिसके पास ज्ञान है। अंग्रेज आया, 3,000 के आदमी के आसपास हमारे 30,000 के सैनिकों को तुरंत ध्वस्त कर दिया। कारण क्या है? उसके पास क्या था? बुद्धि, चापलूस, चालाकी, वो जीत लिया हमको। हम लोग हर चीज में मोटा थे। वैसे ही जब आर्य लोग आया तो आर्य का युद्ध भी हुआ आसपास के लोगों के साथ। इसके बाद एक बहुत प्रमुख युद्ध होगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे। आर्य का पहले ये से दस्यु सबसे लड़ाई तो हुआ ही, और त्रसु नाम का एक इसका कबीला था। 5 कबीला था, उसमें से एक कौन सा था? त्रसु। कौन सा था? त्रसु, ठीक है। त्रत्सु कहते हैं, त्रत्सु, ठीक है, या त्रित्सु, ठीक है। त्रित्सु या त्रत्सु, जो भी ऑप्शन मिले, अलग अलग इसका स्पेलिंग मिलेगा। त्रित्सु या त्रत्सु, क्या बोलते हैं इसको? त्रित्सु या त्रत्सु, ठीक है। तो याद रखना, एक कबीला था 5 कबीला में से, इसका नाम था त्रत्सु या त्रित्सु, ठीक है। इसने ही सबसे अधिक पावर गेन किया था, और इसी को हम लोग लीडर ग्रुप मानते हैं। क्या मानते हैं? लीडर ग्रुप, ठीक है। इसी का आगे चल के एक राजा होगा, राजा भरत। क्या होगा? राजा भरत। आगे चल के भी देखेंगे हम लोग।
तो ये त्रत्सु ही है सबसे पहले किसको पराजित किया, दस्यु को। किसको पराजित किया, दस्यु। अब यहाँ पे ये लोग रह रहा था, लोकल कुछ जनजाति थे जो चिढ़ रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। आज भी तुम कुछ कर पाते हो क्या? जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, तुम जानते हो कि ये जो नेता भाषण देने आ रहा है ये रेपिस्ट है, ये 7-8 बच्चों के साथ रेप कर चुका है, कई खून कर चुका है, फिर भी तुम जाके भाषण में चुपचाप खड़े होते हो, कुछ कर पाते हो? नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। यही यहाँ पे भी था, ये लोग शासन कर रहा था, 5 कबीला मिलकर पूरे क्षेत्र पर शासन करने लगा। शासन इन द सेंस पावरफुल बन गया, लोगों को मतलब डरा कर रखने लगा, लेकिन यहाँ के लोकल लोग जो थे वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे समय के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाता है कि इन लोगों का जीत हासिल करने का मुख्य वजह क्या था? मुख्य वजह था घोड़ा। क्या था? घोड़ा। भारत में उस वक्त घोड़ा उतना प्रचलित नहीं था, और ये आर्य लोग जो आए थे, मध्य एशिया हमेशा से किसके लिए प्रचलित रहा है? घोड़ा के लिए। किसके लिए? घोड़ा के लिए। तो ये लोग जो आया था, तो इसमें वाहन के लिए लोग क्या प्रयोग करता था? घोड़ा। युद्ध में क्या प्रयोग करता था? घोड़ा। और हमारे यहाँ पे घोड़ा वगैरह उतना इस्तेमाल नहीं होता था। हमारे लोग जो थे, ये जनजाति लोग थे, युद्ध कला में उतने निपुण नहीं थे, और ये लोग युद्ध कला में भी निपुण था संभवतः, जिसकी वजह से लड़ाई ये लोग जीत लिया। अब समय के साथ तुम देखते हो कि बड़े लोगों के आपस में भी झगड़ा होता है। इसमें सबसे पावरफुल कौन बन गया? त्रस्तु। कौन बन गया है? त्रत्सु। त्रत्सु, ठीक है। और इसका राजा था भरत। क्या नाम था? भरत। भरत इसका राजा हुआ जो सबसे पावरफुल हो गया। अब जब पावरफुल बनेगा तो ऑब्वियस है आपस में भी कुछ ना कुछ खूंखार होगा, जिसके वजह से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, जहां पर भरत को छोड़कर, मतलब त्रत्सु ग्रुप को छोड़कर जो आर्य लोग हैं ये भी मिल जाएंगे। किसके साथ? अनार्य के साथ। किसके साथ? अनार्य। अनार्य कौन हुए? लोकल जनजाति। अनार्य कौन हुए? लोकल जनजाति। इनके साथ मिल जाएंगे और युद्ध करेंगे, जिसको कहा गया दसराग युद्ध। क्या कहा गया? दसराग युद्ध। इसमें एक तरफ था भरत, एक तरफ कौन था? भरत, और एक तरफ था 10 राजा। कितना राजा? 10 राजा, ठीक है। एक तरफ भरत और 10 राजा। इस 10 राजा में आर्य और अनार्य दोनों था। क्या था? आर्य प्लस अनार्य दोनों था, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ने की दृष्टि से बोल देते हैं ये आर्य का ग्रुप और ये अनार्य का ग्रुप। ऐसा नहीं था, इसमें दोनों था, आर्य व अनार्य दोनों था, ठीक है। लेकिन इसमें 5 कबीलों में से जो सबसे पावरफुल था वो त्रस्सु, वो अकेला था, और बाद बाकी सब एक साथ हो गया था। क्या यहां तक कहानी समझ में आया? इस युद्ध को क्या कहा गया? दसराग युद्ध। क्या कहा गया? दसराग युद्ध। ये युद्ध जो है पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। किस नदी के तट पर? आगे चल के इसी नदी को हम लोग रावी के नाम से जाने। किस नाम से? रावी नदी। आज भी ये नदी है, किस नाम से? रावी नदी। सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रावी। क्या नाम है? रावी। तो आज हम इस नदी को किस नाम से जानते हैं? रावी। उस समय में वैदिक काल में इस नदी को किस नाम से जानते थे? पुरुषनी। किस नाम से? पुरुषनी नदी, ठीक है। सिंधु का नाम वैदिक काल से लेकर आज तक सिंधु ही है, बाद बाकी सभी नदियों का नाम क्या हो गया है? बदल गया है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि नदी का नया नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, पर अभी फिलहाल याद रखो एक नदी का नाम जिसका नाम है रावी, पुराना नाम इसका क्या था? पुरुषनी, ठीक है। तो रावी या पुरुषनी नदी के तट पर 10 राजा एक तरफ, भरत एक तरफ, इनके बीच में युद्ध होता है, और युद्ध में फाइनली जीत जाता है। कौन जीत जाता है? भरत। कौन जीत जाता है? भरत। और यहाँ पे लगभग जितने राजा थे सब हो जाते हैं शांत, और एक ही बचता है, वो है भरत। लेकिन जो 10 अलग अलग राजा हैं, इसमें जो सबसे पावरफुल वंश था वो था पुरु वंश। कौन सा था? पुरु वंश। तो बाद में इन 10 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहता, लेकिन इसके बीच में जो सबसे ताकतवर था, जो महान था, वो था पुरु। और इधर तो जानते हो जीत हासिल किया भरत ने। तो जब भरत और पुरु एक साथ आएगा, ठीक है, तो दोनों भरत, अच्छा भरत जो वंश है इसका उसमें में राजा जो था उसका नाम था सुदास। क्या नाम था? राजा सुदास। ये भरत वंश है, इसका नाम है राजा सुदास। क्या नाम है? राजा सुदास। ये जो राजा सुदास हुआ, और कुरु वंश उधर से आएगा, यानी भरत और कुरु, यानी सुदास और उधर कुरु वंश दोनों मिलकर एक नया साम्राज्य स्थापित करेगा जिसको कहेंगे कुरु। ध्यान देना, पुरु और कुरु कंफ्यूज मत होना। 10 राजाओं में सबसे पावरफुल था पुरु। क्या है? पुरु, ठीक है। और इधर कौन हुआ? भरत। युद्ध खत्म होता है, जीत कौन जाता है? भरत वंश। कौन जीत जाता है? भरत वंश। भरत वंश का राजा कौन था? राजा सुदास। ये जीत जाता है। जीतने के बाद दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है, और दोनों अपने साम्राज्य को मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य बनाता है जिसको बोलते हैं कुरु वंश। क्या बोलते हैं? कुरु वंश। क्या बोलते हैं? कुरु वंश, ठीक है। तो इस तरीके से दसराग युद्ध खत्म होता है, और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर किसका अधिकार हो जाता है? आर्यों का अधिकार, यानी कुरु वंश का अधिकार हो जाता है। फिर धीरे धीरे लोग जनपद में बंटने लगता है। किसमें बंटने लगता है? जनपद। तो यहाँ के बाद हम लोग कहानी कर देते हैं स्टॉप, वैदिक काल को और हम लोग डिटेल नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि इसके बाद छोटे छोटे फिर साम्राज्य एकत्रित होकर थोड़े थोड़े बड़े बनने लगते हैं, और इस बीच में वैसा कोई पढ़ने लायक कहानी नहीं है। ये है वैदिक काल का विकास। इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल में बस इतना, उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इतना ही हम लोग पढ़ते हैं
कि वैदिक काल में जो समाज में एक राजा नाम का कोई चीज, बहुत बड़ा राजा जो है वो नहीं होता था, लोकल लीडर होता था। क्या होता था? लीडर। अभी बोले कबीला में ही लोग आया, कबीला का राजा होता था, वो कोई साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था, ठीक है, कोई बहुत बड़ा राज्य स्थापित नहीं हुआ था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते, वैदिक काल के खत्म होते होते ये राज्यों में बदलने लगा था। किसमें बदलने लगा? राज्यों में। और यही राज्य, पहला राज्य बना वो बना कुरु राज्य। कौन सा बना? कुरु, ठीक है, कुरु। और इसके बाद काफी सारे अलग अलग राज्य बनेंगे। बाद में जाके ये राज्य जो है, जिसको जनपद कहते थे, ये एक महाजनपद भी बन गया। क्या बन गया? महाजनपद। और ये जो समय है 600 ईसा पूर्व के आसपास आते आते ये टोटल 16 भारत कितने महाजनपदों में बढ़ गया? 16 महाजनपद, जिसमें अधिकांश महाजनपद उत्तर भारत का पड़ते हैं। कहां का पड़ते हैं? उत्तर भारत। दक्षिण भारत में महाजनपद हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो महाजनपदों का विकास पढ़ रहे हैं या इतिहास का विकास पढ़ रहे हैं, ये पूरा हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन रहता है उत्तर भारत पे। कहां रहता है? उत्तर भारत। जब तक खासकर हम लोग दक्षिण भारत के बारे में ना पढ़ें, तब तक सारा कहानी किस पर डिपेंड है? उत्तर भारत पर। तो अभी जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं कि जब यहाँ पर विकास होगा महाजनपदों का, तो टोटल 16 महाजनपदों में बढ़ जाएगा। कितने महाजनपदों में? 16 महाजनपद। और ये लगभग 600 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 600 ईसा पूर्व। तो इस समय को हम वैदिक काल का अंत मानते हैं और महाजनपद काल का उदय मानते हैं। और ये जब महाजनपद काल का उदय होगा, ये वापस हम लोग इसको कहते हैं शहरी काल। क्या कहते इसको? शहरी सभ्यता। तो कई बार बढ़िया सवाल एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रथम शहरी सभ्यता भारत का कौन सा है और दूसरा शहरी सभ्यता कौन सा है। तो प्रथम शहरी सभ्यता सैंधव काल, प्रथम शहरी सभ्यता सैंधव काल, और दूसरा शहरी सभ्यता महाजनपद काल। ये समझ में आ रहा है? बीच में क्या आ गया? ग्रामीण सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था, लेकिन महाजनपद जब काल आएगा तो वापस ये क्या बन जाएगा? शहरी सभ्यता। तो प्रथम शहरी सभ्यता सैंधव काल, दूसरा शहरी सभ्यता महाजनपद काल, बीच में आया वैदिक काल जो कैसा सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। इन सभ्यता का विकास करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आर्यों को। किसको दिया जाता है? आर्यों को। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन वर्ग, ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन, जो अच्छे खानदान से हो, बड़े लोग हो, इसी के लिए वर्ड यूज किया गया आर्य। क्या किया गया? आर्य। कई बार उनसे पूछा जाता है आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। क्या है? श्रेष्ठ। क्या मोटा मोटा कहानी यहाँ तक समझ में आ गया? बस इसी को हमको कंटिन्यू करना है और आज आगे पढ़ना है, ठीक है। चलो एक तरफ से हम लोग देखते जाते हैं। कहानी सब दिमाग में आ गया ना? चलो, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग वैदिक काल। क्या पढ़ रहे हैं? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में सबसे पहले है ये प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का समय था, जिसके मूल निवासी थे। कौन थे मूल निवासी? आर्य लोग। अब तुम लोग आंसर करते जाओगे जहां जहां जो पढ़ा चुके हैं। कौन 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 थे? आर्य लोग। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर अर्थ पूछे तो बोलोगे अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। देखना यहाँ पे दो वर्ड रहता है, एक है कुलीन और एक है कुलहीन। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। कुलीन मतलब हो गया श्रेष्ठ और कुलहीन का मतलब हो गया एकदम निचला क्वालिटी का। समझ में आया? कुलीन ऊपर और कुलहीन सबसे नीचे। तो श्रेष्ठ मतलब हो गया कुलीन, कुलहीन नहीं, ये कुलीन है, ठीक है। चलो, आर्यों के आगमन से संबंधित विचार। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार भी हैं, लेकिन 3 विचार तुमको याद रखने हैं फिलहाल। सबसे इंपॉर्टेंट है मध्य एशिया। क्या है? मध्य एशिया। किसने कहा? मैक्स मूलर ने। किसने कहा? मैक्स मूलर, ठीक है, मैक्स मूलर, ठीक है, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य लोग मध्य एशिया के निवासी थे और वहीं से वो लोग भारत की तरफ आए थे, और ये सर्वमान्य है। ये क्या है? सर्वमान्य, मतलब सब लोग इसी को मानता है ज्यादातर, ठीक है। एक आदमी है जिसने कहा तिब्बत से आया था। कहां से आया था? तिब्बत से। दयानंद सरस्वती। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती, ठीक है। याद रखना, तुमसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि दयानंद सरस्वती ने क्या विचार प्रकट किया था, या किसने कहा था तिब्बत से आया था? क्या बोलोगे? दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद, ठीक है, दयानंद सरस्वती, ठीक है, सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? कहां से आए थे लोग? तिब्बत से। जब ये सब बोल रहा था तो हमारा एक तो बच्चा था, वही बोला हाँ तुम लोग इधर लोकल बहुत दूर भेजो, वहां से आया था, आर्टिक से आया था। तो बच्चा नहीं है वो बहुत बड़े आदमी है, पर इस सेंस में हम याद करवाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ये है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। नहीं होता बच्चा कुछ से कुछ बोल देता है, तो सब बोल रहा था यहाँ से आया, वहां से आया, बोले यहाँ से इंग्लैंड से आया है, तुम भी बोल देते हो। वैसे ही बाल गंगाधर तिलक बोल दिए ये लोग आस पड़ोस से कहीं से नहीं है, ये आर्टिक से आया है। कहां से आया है? आर्टिक, उत्तरी ध्रुव से आया है। तो हंसी मजाक में याद रखना, ये आदमी बड़ा सीरियस है, ठीक है। इनको अच्छा ये काम ऐसा ऐसा किए हैं कि हमको मजबूरी में ये बताना पड़ता है। इन्होंने एक पत्रिका लिखा, ठीक है, और पत्रिका का नाम था मराठी, अब भाषा था अंग्रेजी। एक पत्रिका इन्होंने लिखा केसरी, उसका भाषा था मराठी। तो मराठी नाम से मराठी में लिख देते, क्या जरूरत था, और केसरी को अंग्रेजी में लिख देते। लेकिन नहीं,
इन्होंने लिखा केसरी, उसका भाषा मराठी, और लिखा मराठा, उसका भाषा अंग्रेजी। इसीलिए बोलते हैं ये बच्चा थे, ठीक है। और लेकिन आग लगाने वाले थे, ठीक है। झगड़ा एकदम भयानक झगड़ा करते थे। जब कहानी इनका बताएंगे तब बताएंगे। इनको आग लगाने के लिए, आग लगाने मतलब ये आग नहीं, बातों से आग, भड़काऊ भाषण के लिए इनको जेल हुआ था, ठीक है। ये भड़का दिए एक बार चट्टू भाई को, जिम उम करता था, ऐसे भी जानते हो जिम करने वाला बुद्धि थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो चापेकर बंधु था ये लोग, ठीक है, जिम उम करता था बेचारा बढ़िया से, ये भड़का दिए पूरा। उसमें एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम था रैंड, ठीक है। तो भड़का दिए पूरा कि देखो ये गलत कर रहा है समाज में, हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा है, ये कर, सचमुच कर भी रहा था। वो आया गुस्सा, बोला कहाँ है, ठोकिए देंगे। निकला मिल, सब भाई मिलकर उसको ठोक दिया। अब उसको जो सजा हुआ हुआ है, इनको उठा के लेके गया। तो आपके भाषण के कारण ही उसकी हत्या हुई, नहीं तो हत्या नहीं होती। तो इनको 18 महीना का सजा हो जाता है, ठीक है। तो बाद में जब निकलते हैं उस समय क्या बनते हैं, जब जेल से बाहर आते हैं, मूवी देखते हो ना, हूबहू ये मूवी के भीमा नायक थे और कुछ नहीं। जब ये बाहर आते हैं तो उस समय सब लोग मतलब जेल के बाहर खड़ा रहता है, और उसको इनको क्या उपाधि मिलता है, लोकमान्य। क्या मिलता है, लोकमान्य। और ये क्या कहलाने लगते हैं, लोकमान्य तिलक। तो जेल गए थे उधर से, बाद में और बड़ा हीरो बन के निकले। खैर इनके बारे में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे वापस हम। तो अभी मजाक मजाक में याद रखना कि एक बड़ा सीरियस आदमी था, मैक्स मुलर, क्या बोला, मध्य एशिया से। तिब्बत से कौन बोले, दयानंद सरस्वती। और ध्रुव से क्या बोल दिया, उत्तरी ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलो, तो उत्तरी ध्रुव से आए थे या आर्टिक, क्या दे देगा, आर्टिक। तो उत्तरी ध्रुव या आर्टिक से आए थे, किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने। फिर से रिपीट करो, मध्य एशिया से आए थे, किसने कहा, मैक्स मुलर। और ये 100% याद होनी चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पूछता ये तीनों का है, बाद बाकी जो है उसको भी छोड़ देना, ये तीनों पढ़ना, जो नोट्स में है उसको छोड़ देना, इतना पढ़ना। किसने कहा मैक्स, मध्य एशिया से मैक्स मुलर। किसने कहा तिब्बत से दयानंद सरस्वती। किसने कहा ध्रुवों से बाल गंगाधर तिलक। एकदम याद रहने चाहिए, ठीक है। चलो, अब है भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में आर्य सर्वप्रथम बसे, कहां बसे, अफगानिस्तान। कहां बसे, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। इसके बाद कहां बसे, सप्त सिंधव, ठीक है, सप्त, ठीक है, सप्त सिंधव, ठीक है, सप्त सिंधव प्रदेश, सप्त सिंधव प्रदेश। अभी ये कौन सा क्षेत्र है, पंजाब। कौन सा क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र, सप्त सिंधव प्रदेश में ये बसे थे। आर्य कितने कबीलों में आए थे, कितने कबीले में, 5 कबीले में ये भारत आए थे। कितने कबीले में आए थे, 5। शासक वर्ग रहा होगा, मतलब इन 5 कबीलों में से शासक वर्ग, मतलब सबसे पावरफुल वर्ग कौन रहा होगा, तो त्रस्तु, क्या त्रस्तु, क्या नाम है, त्रित्सु, ठीक है, त्रित्सु। हाँ, नाम ही वैसा है थोड़ा सा, त्रित्सु। क्या नाम था, त्रित्सु। क्या नाम था, त्रित्सु। तो इन 5 कबीलों में शासक वर्ग कौन रहा होगा, त्रित्सु। त्रित्सु कौन सा वर्ग, त्रित्सु, ठीक है, इतना सा याद रखना। अब है दसराग युद्ध। अच्छा, यहाँ पे छूट गया एक चीज ना, भारत में इनका सामना किससे हुआ था, नहीं लिखा ना कहीं। चलो कोई बात नहीं, बता तो दिया है ना कि जब ये भारत में आएंगे सबसे पहले इनका सामना किससे होगा, दास एवं दस्यु। लेकिन दास से इनका थोड़ा मित्रता हो जाएगा, ये उदार थे दास के प्रति, लेकिन इनका युद्ध किससे होगा, दस्यु से। और उस युद्ध में आर्य जीतेंगे, दस्यु जीतेगा, आर्य जीतेगा। और जिस कबीले ने सबसे पहले उस पर जीत हासिल की वो है त्रत्सु। कौन सा है, त्रत्सु। जीत हासिल यही वर्ग करता है खाली, इसीलिए कभी भी तुमसे पूछा जाए कि दस्यु पर विजय हासिल किसने किया, किसने किया, त्रित्सु ने। किसने किया, त्रित्सु ने। किसने किया, त्रित्सु। ये त्रित्सु वर्ग को खाली याद रखना, और ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, अगला कहानी ये है दसराग युद्ध। क्या है, दसराग युद्ध। दसराग का मतलब हुआ 10 राजा। दसराग का मतलब क्या हुआ, 10 राजा। याद रखना, अगर पूछा जाए ये युद्ध किनके मध्य हुआ था, क्या बोलोगे, भरत वंश और 10 राजा के मध्य। किसके बीच, भरत, ठीक है, भरत वंश, ठीक है, भरत वंश के राजा और 10 वर्सेस ना, प्लस थोड़ी ना, क्या आएगा, वर्सेस, ठीक है, वर्सेस 10 राजा, ठीक है, 10 राजा। ये 10 राजा में आर्य भी थे, ठीक है, आर्य भी थे और अनार्य भी थे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये आर्य भी थे और अनार्य। अनार्य किसको कहे, जो स्थानीय जनजाति है, ठीक है, जो भारतीय जनजाति है उनको अनार्य कहे। और जो वहां आर्य का ही झगड़ा वाला ग्रुप करने वाला हुआ उसको कहे आर्य, ठीक है। और आर्य का ही एक ग्रुप है जो सबसे अलग हो गया, वो है भरत वंश। कौन सा है, भरत वंश। और ये भरत वंश किस किस क्या बोलते हो, वर्ग का रहा होगा, तो बोलोगे त्रित्सु, ठीक है, किस किस कबीला का, त्रित्सु कबीला का। किस कबीला का, त्रित्सु कबीला। यानी त्रित्सु कबीला का एक वंश हुआ जिसको हम लोग क्या कहेंगे, भरत वंश। और भरत वंश एक तरफ, बाकी सभी भारत में जो भी उस वक्त थे, चाहे स्थानीय जनजाति हो या आर्य के अन्य ग्रुप हो, सब एक तरफ। और सब मिलकर क्या बन गया, 10 राजा। यानी एक तरफ 10 राजा का टोली और एक तरफ अकेला
भरत वंश का टोली। ठीक है, क्या यहां तक के कहने में किसी को दिक्कत? किस नदी के किनारे लड़ा गया? अभी तुरंत बताए थे, हाँ, रावी नदी या पुरुषनी नदी। अभी उस समय में क्या कहते थे? पुरुषनी, और अभी क्या कहते हैं? रावी। हम रावी लिख दिया, जगह कम है, लेकिन तुम लोग समझ लेना ये रावी नदी नहीं, क्या नाम, कौन सा नदी था? पुरुषनी नदी। ठीक है, वर्णन कहाँ मिलता है? ये पूरा जो कहानी बता रहे हैं, ये वर्णन कहाँ मिला? तो ऋग्वेद में। कहाँ मिला है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के किस मंडल में? 7वें मंडल में। ठीक है, तो वर्णन मिलता है ऋग्वेद के, ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल, ऋग्वेद के 7वें, ठीक है, ऋग्वेद के 7वें, ठीक है, 7वें मंडल में ये पूरा कहानी मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दशरथ युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। किस नदी किनारे युद्ध हुआ? पुरुषनी नदी के किनारे। इनके बीच? भरत वंश और 10 राजा के बीच। नेतृत्व त्रिशु कबीला, यानी भरत वंश का जो राजा था, त्रिशु कबीला का नेतृत्व किसने किया? भरत वंश ने। और भरत वंश का राजा उस वक्त कौन था? सुदास। कौन था? सुदास। राजा का नाम क्या था? सुदास। राजा का नाम सुदास। तो त्रिशु कबीला का जो नेतृत्व किया वो क्या? भरत वंश ने। ठीक है, भरत वंश, और भरत वंश का राजा, भरत वंश राजा, राजा का नाम क्या था? सुदास। क्या नाम था? सुदास। क्या कोई दिक्कत किसी को? नहीं। बाकी जो आर्य और अनार्य बच गए, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है वो आता है एक अनार्य का, जिसका नाम है राजा भेद। क्या नाम है? राजा भेद। तो मुख्य रूप से इन्होंने किसको लीड किया था? अनार्यों को। आर्य लोग जो बाकी बच गए वो सब बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए एक ही नाम आता है कि युद्ध में एक तरफ 10 राजा था, तो 10 का अपना अपना इंपॉर्टेंस तो होगा ही, लेकिन इसमें से जो सबसे लीड कर रहा होगा अनार्यों को, वो कौन था? राजा भेद। मुख्य रूप से एक ही नाम तुमसे पूछा जाता है, ये कौन सा नाम है? सुदास। कौन सा नाम है? सुदास। कि जीता कौन? कौन जीता? सुदास। सबसे पावरफुल कौन? सुदास। किस वंश का राजा है? भरत वंश का राजा। किस कबीला का राजा है? त्रिशु कबीला का राजा। क्या यहां तक का कहानी किसी को दिक्कत? अब इस कहानी के पीछे एक आदमी, दो आदमी था। ठीक है, दो आदमी कौन था? ये गुरुजी लोग बड़ा दिक्कत करने वाला आदमी है। जब तक तुम्हारे साथ है तो ठीक है, और जब खिलाफ जाएगा तो बहुत कांड भी कर सकते हैं। तो दो आदमी था, एक का नाम था वशिष्ठ और दूसरे का नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था? वशिष्ठ और विश्वामित्र। कहा जाता है कि दशरथ युद्ध होने के पीछे गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र का ही ईगो पावर है। क्या है? ईगो पावर। पहले, अभी आगे चल के, अभी तुमको यहाँ यहीं पे होगा। हाँ, गुरु सुदास के गुरु कौन है? पहले लिख लो, पढ़ लो, उसके बाद हम कहानी पे चर्चा करेंगे। सुदास का कौन है? गुरु वशिष्ठ। सुदास का गुरु वशिष्ठ। ठीक है, गुरु वशिष्ठ। और 10 राजा का कौन था? विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र। कहा जाता है ये विश्वामित्र पहले सुदास का गुरु था। किसका गुरु था? सुदास का गुरु। लेकिन कुछ मतभेद होने के कारण जो विश्वामित्र है वो सुदास को छोड़ देता है, और बाद बाकी जो अन्य राजा लोग है उसके पास चला जाता है, और सुदास का गुरु कौन बन जाता है? वशिष्ठ। अब इसी वजह से वर्चस्व की लड़ाई रहती है गुरुओं के बीच में, और जब तुम्हारे गुरुजी ही युद्ध करने के मूड में आ जाए तो तुम तो युद्ध में शामिल हो ही जाओगे। इसकी वजह से ये दोनों ग्रुप को लड़वा दिए और दोनों ग्रुप लड़ गया, जिसमें से अंत में जीत किसका हो जाता है? सुदास का। ठीक है, तो याद रखना एक गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार तो यही पूछा जाता है, एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया, और एग्जाम क्या, ये अभी जो एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी या कोई एग्जाम, अभी 2025 का एग्जाम है, एकदम डायरेक्ट सवाल पूछा है कि गुरु वशिष्ठ भारत के क्या बोलते हो, स्थानीय जनजातियों के सहयोग होने के बावजूद किस राजा से जीत नहीं पाए? किस राजा से नहीं जीत पाए? राजा सा वशिष्ठ बोल दिया हम क्या? वशिष्ठ नहीं, विश्वामित्र। गुरु विश्वामित्र भारत के स्थानीय जनजाति के सहयोग के बावजूद किससे युद्ध नहीं जीत पाए? किसे नहीं जीत पाए? सुदास। तुम कहानी का वो इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हो। नाम का, राजा का नाम नहीं आया किसी का, किसका नाम आया? विश्वामित्र का। किसका नाम आया? विश्वामित्र। मतलब ये सब आदमी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तरफ का आदमी इंपॉर्टेंट है और एक तरफ, मतलब एक तरफ का राजा इंपॉर्टेंट है और एक तरफ का गुरु इंपॉर्टेंट है। यानी ईगो जो लड़ा है वो किसका ईगो है? विश्वामित्र का ईगो लड़ा है। इसीलिए सवाल बन गया, विश्वामित्र सभी लोगों को मिला लिया, फिर भी ये जीत नहीं पाया। किसे नहीं जीत पाया? सुदास से। यानी सुदास अपनी जगह पे पावरफुल था, लेकिन अन्य जो पावरफुल उतने नहीं थे, सबको इकट्ठा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विश्वामित्र। एक बात देखते हैं, तुम पावरफुल है तो क्या हुआ, छोटे छोटे जितने लोग हैं सबको मिला लेते हैं और फिर सब मिल के लड़ेंगे, देखते हैं तुम कैसे नहीं हारते हो। लेकिन फिर भी उसको हरा नहीं पाया। तो यहाँ से बड़ा बढ़िया सवाल बनता है, ये कहानी में बीच में याद रखना कि इसमें गुरु का भी योगदान है। ऐसा नहीं है खाली गुरु पढ़ लिए हैं, गुरु का भी लड़ाई करवाने में काफी योगदान है। तो सुदास का गुरु कौन था? वशिष्ठ। और 10 राजा का युद्ध? विश्वामित्र। 10 राजा का युद्ध? विश्वामित्र। क्या इतना सा याद रहेगा?
कौन जीता? कौन जीता? सुदास। कौन जीता? सुदास। कौन जीता? सुदास। हारने वाले में से सबसे महान वर्ग कौन सा था? बोलोगे पुरुवंश। कौन सा वंश था? पुरुवंश। ठीक है, पुरुवंश सबसे महान कौन था? पुरुवंश। और आगे चल के इसीलिए बोले कि भरत कबीला जो है या भरत वंश जो है किसके किस वंश के साथ? पुरुवंश के साथ संबंध स्थापित कर लेगा, दोनों संधि कर लेगा और एक नया साम्राज्य का स्थापना करेगा, इसका नाम होगा कुरु साम्राज्य। क्या होगा? या कुरु वंश। क्या होगा? कुरु वंश। यही आगे चल के कुरु वंश कुरु महाजनपद के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। और इसका उदय कहाँ होगा अगर पूछा जाए तो बोलोगे अभी जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र, यही था वो कुरुक्षेत्र। पढ़े हो ना कुरुक्षेत्र? यही वो क्षेत्र है। ठीक है, कुरुक्षेत्र ये वो क्षेत्र है, यानी दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र में ही इस महाजनपद का उदय होगा, कुरु महाजनपद, जो कि कुरु वंश को ही आगे लेकर चला है। और ये कुरु वंश यानी कौरव वंश से आया है। कहां से आया है? कौरव। कौरव बताए होंगे ये कुरु साम्राज्य का यानी कुरुक्षेत्र का ये लोग है, जिसका महाभारत में हम लोग कहानी पढ़ते हैं। वहीं से ये सब कहानी के पीछे नाम में कहीं ना कहीं ये नाम आया है। हम लोग को अभी उस पर नहीं जाना है। क्या दसराग युद्ध समझ में आया पूरा? बोलो, दसराग युद्ध कितने राजाओं के बीच में? भरत वंश और 10 राजा के मध्य में। भरत वंश जो था ये किस कबीले का था? त्रिशु कबीला। बाद बाकी जो 10 राजा बचा इसमें खाली अनारी था या आर्य भी था? आर्य भी था। ठीक है, जो कि भारतीय अनारियों के साथ मिल गया था। सब मिलके कितने लोग थे? 10 लोग। जो भरत वंश था उसका लीडर कौन था? सुदास। कौन था? सुदास। और बाकी जो बच गया 10 राजा, उसमें से किसी एक लीडर का नाम आता नहीं, लेकिन एक आता है अनार के नाम, उसका है राजा भेद। ठीक है, तो वही मुख्य रूप से प्रमुख रहा होगा। युद्ध जब होता है जिसमें दो गुरु भी इन्वॉल्व होते हैं। दो गुरु हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ किसके पक्ष में है? सुदास के पक्ष में। विश्वामित्र किसके पक्ष में? 10 राजाओं के पक्ष। अच्छा, अगर भूल जाओगे, क्योंकि या तो भूलना तय है, भूल ही जाओगे, तो याद रखना विश्वासघात किया है विश्वामित्र। विश्वासघात किया है विश्वामित्र। किसके साथ? पावरफुल आदमी के साथ। ये तो याद रखना ही रखना है। पावरफुल इन सब में से कौन है? सुदास। सुदास के साथ विश्वासघात किया है, तो उसके साथ रहेगा कि विरोध में जाएगा? विरोध में। अब इससे वास्तविकता का कोई साक्ष्य मतलब संबंध नहीं है, ये बता देते हैं। क्या किया था नहीं किया था उससे हमको मतलब नहीं है, याद रखने के लिए बता दिए। नहीं तो सुदास में क्या मिला दोगे? वशिष्ठ या विश्वामित्र में जो याद आएगा वही कर दोगे, लेकिन वहां याद आना चाहिए। सुदास जो सबसे पावरफुल था उसके साथ क्या हुआ था? विश्वासघात। विश्वासघात किया तो विश्वामित्र याद आ जाएगा, और विश्वामित्र अगर विश्वासघात किया तो उसके साथ नहीं रहेगा। तो सुदास का गुरु कौन हुआ? वशिष्ठ। सुदास का गुरु कौन हुआ? वशिष्ठ। और 10 राजाओं का विश्वामित्र। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे हम। ठीक है, कौन जीता? सुदास। हारने वालों में से सबसे महान पुरुवंश। हारने वाले में सबसे महान पुरुवंश। क्या यहां तक का कहानी पूरे दिमाग में घुस चुका है? हाँ, घर जाएगी? जाओ जाओ जाओ, तबीयत ठीक नहीं लग रहा क्या? ठीक है, जाओ। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे वैदिक काल का सामाजिक परिस्थिति, यानी समाज का वर्गीकरण का आधार क्या था, और समाज में लोगों में अगर मुख्य रूप से देखें महिलाओं का क्या स्थिति था, इसके बाद लोग क्या खान पान करते थे, उसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। चलो, तो एक बार देखते हैं कि समाज बटा था, मतलब समाज को बांटने का आधार क्या था। तो बोलोगे समाज 4 वर्णों में बटा था। किसमें बटा था? 4 वर्णों में। ठीक है, 4 वर्णों में बटा था। 4 वर्णों में बटा था। और इस 4 वर्ण का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ हमको मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में ये 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। और 4 वर्ण सभी जानते हो कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमको वर्णन मिलता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सामाजिक संगठन का आधार क्या था, मतलब समाज में ये वर्ण व्यवस्था बन तो ठीक बना, समाज बटा हुआ है वर्ण व्यवस्था में, वो तो ठीक है, लेकिन समाज की संरचना किस रूप में हुई है? एक सोसाइटी जैसे विकसित होता है वैसे वो किस रूप में हुआ है? वो गोत्र के रूप में हुआ था। किस रूप में? गोत्र के आधार पर। आज भी तुम देखोगे, आज तो बहुत कम इंपॉर्टेंस रह गया है, आज भी तुम देखोगे एक ही जात में अलग अलग गोत्र होता है। देखिए हो ना, मतलब नहीं मतलब ब्राह्मण अगर देखोगे, ब्राह्मण में कोई होगा भारद्वाज गोत्र, कोई होगा काश्यप गोत्र। देखो ना, ये ऋषि मुनि के वंशज हम अपने आप को मानते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई वत्स गोत्र एक है, ठीक है, काश्यप गोत्र, सांडिल गोत्र है ना, भारद्वाज गोत्र, ये सब अलग अलग गोत्र जो है, ये ऐसे ऋषि मुनि, इस नाम के ऋषि मुनि हुए थे। हम लोग अपने आप को उन्हीं का वंशज मानते हैं, और वही हमारा सामाजिक वर्गीकरण का आधार बनता है। ये याद रखना। समाज था पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक? तो याद रखोगे पितृसत्तात्मक। समाज क्या था? पितृसत्तात्मक। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक क्या हुआ, अगर माता के पास घर का अधिकार है,
ध्यान से याद रखना, अगर मालकाइन माता है, जमीन माता के नाम पे है, डिसीजन माता के नाम पे हो रहा है, तब हमेशा हम बोलेंगे मातृसत्तात्मक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी तक सीमित नहीं रहेगा, माता का जो अधिकार है वो ट्रांसफर हो जाएगा बेटी में। किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? बेटी में। इसको कहेंगे मातृसत्तात्मक। लेकिन पितृसत्तात्मक में डिसीजन लेने का अधिकार, मलिकाना हक, ठीक है, घर का सबसे पावरफुल इंसान एक पिता होंगे और उनका सारा अधिकार ट्रांसफर किसमें होगा? बेटा में। इसको कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज, जो कि हमारा समाज है। ठीक है, याद रखना उस समय समाज क्या था? पितृसत्तात्मक। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ये बहुत अच्छे से याद रखना। बाद में जब साम्राज्य का निर्माण होने लगेगा या महाजनपद का निर्माण होने लगेगा, राज्य का निर्माण होने लगेगा, तब हमारा प्रशासनिक तौर पर सबसे छोटी इकाई जो हम हमेशा मानेंगे वो मानेंगे गांव। क्या मानेंगे? गांव, ग्राम, यानी यहीं से प्रशासन शुरू होता है। लेकिन अभी दो चार गांव मिलाकर या एक बड़ा गांव ही एक साम्राज्य हुआ करता था। इसलिए इस समय में जो बेसिक इकाई है समाज का वो है परिवार। क्या है? परिवार, जिसको कुल कहते थे। बहुत अच्छे से यहाँ याद रखना कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कुल। क्या होते थे? कुल। ठीक है, कुल मतलब परिवार, कुल मतलब परिवार। तो ये चीज याद रखोगे, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल। ठीक है, वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? कुल हुई। ठीक है, कुल। और इस कुल का जो हेड होगा वो क्या कहलाएगा? कुलप। क्या कहलाएगा? कुलप। तो याद रखना इसका हेड, हेड यानी अगर तुम्हारे पिताजी हैं तो तुम्हारे परिवार के सबसे पावरफुल इंसान कौन है? पिताजी। हमारे घर में यही चलता है। दादाजी का भी पावर कम हो गया है, तुम्हारे पिताजी हैं अभी तो तुम्हारे पिताजी सबसे पावरफुल होंगे। उसके बाद जब तुम पिताजी की उम्र में आओगे तो दादाजी का पावर खत्म हो जाएगा, सारा पावर किसके हाथ में चलाएगा? तुम्हारे हाथ में। यही तो चलता है। तो इसमें कुल, किसी भी परिवार के जो प्रधान होंगे उनको कहा जाएगा कुलप। क्या कहा जाएगा? कुलप। तो हेड क्या कहला देते हैं? कुलप। ठीक है, कुलप। तो याद रखोगे यहां से दो चीज, ग्रामीण सभ्यता था, सभ्यता में जो समाज विकसित हुआ था उसकी संगठन की इकाई क्या थी? मतलब संगठन का आधार क्या था? गोत्र। लेकिन समाज का सबसे छोटा इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो क्या थी? कुल, यानी परिवार, जिसका हेड क्या कहलाता था? कुलप। स्त्रियों का अगर स्थिति देखें तो आज के समय से स्त्रियों का पोजीशन क्या था? बेहतर पोजीशन था। स्त्रियां शिक्षा भी ग्रहण करती थी, यज्ञ वगैरह में भी ये शामिल होती थी। यहीं पे जब उत्तर वैदिक काल में हम लोग जाएंगे तो धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति क्या होने लगेगा? खराब। उसके बाद में तो और खराब हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ स्त्रियों का पोजीशन बेहतर है। अभी बहुत सारा परमिशन मिला हुआ था स्त्रियों को। जैसे देखोगे, क्या इस समय में पर्दा प्रथा था? तो आंसर है पर्दा प्रथा का उल्लेख इस समय में कहीं पे भी नहीं मिलता है। पर्दा प्रथा तो हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं जब मुस्लिम साम्राज्य यहाँ पे स्थापित होता है तब। इससे पहले पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरा, क्या इस समय में सती प्रथा है? तो आंसर है सती प्रथा का पहला उल्लेख 510 ईस्वी में मिला है। इसीलिए हम लोग को इससे पहले कहीं पे भी सती का कोई भी लॉजिक नहीं सेट करना है। ठीक है, कहीं भी किसी भी बारे में पूछ ले, 510 ईसा मतलब 510 ईस्वी से पहले किसी भी समय में पूछ ले क्या सती प्रथा विद्यमान था, तो आंसर करोगे नहीं। अब एग्जाम में पूछ ले एक बार, मौर्य साम्राज्य में सती प्रथा विद्यमान था, हाँ या नहीं? मौर्य साम्राज्य आया 300 ईसा पूर्व में। कब आया? 300 ईसा पूर्व से लेकर 185 तक रहा। और सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है 510 ईस्वी में। तो क्या मौर्य साम्राज्य में सती प्रथा रहा होगा? नहीं। इसीलिए बोले रटना नहीं है, याद रखना है। तो यहाँ पे भी सती प्रथा नहीं है, ना पर्दा प्रथा है। तो क्या यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख मिलता है क्या? तो आंसर है हाँ, विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख मिलता है। सामान्यतः ये उल्लेख मिला है कि जो विधवाएं होती थी वो अपने देवर से ही विवाह कर लेती थी। किसे विवाह कर लेती थी? देवर। जो भी देवर होगा उससे विवाह कर लेगी ताकि उनका परिवार बस जाए। इसके वजह से इसको एक अलग प्रथा के रूप में देखा गया। इसको कहते थे नियोग प्रथा। क्या कहते थे? नियोग प्रथा। महिलाओं को यह अधिकार मिला हुआ था। सोचो, आगे चल के एक विधवा महिला को समाज के लिए कलंक माना जाने लगा था। ठीक है, आगे चल के हमारे ही समाज में आज भी इस चीज से हम उबर नहीं पाए। एक महिला को समाज में, अगर कोई महिला जवानी में विधवा हो जाए, उसका पति का देहांत हो जाए, उसको सब किस नजर से देखता है, मतलब भयानक दृष्टि। अब तो ठीक भी हुआ है समाज, बहुत समय पीछे नहीं जाना है, आज से 40 साल 50 साल पहले जाओगे, ऐसा लगता था उसको खा जाएगा सब मार के। उसका गांव में आज भी देखता होगा, व्हाइट कपड़ा पहनना अनिवार्य है। ठीक है, जो विधवा हो गई वो व्हाइट कपड़ा ही पहनेगी। मांस मछली वगैरह जितना भी इस तरह का जो मतलब शौक वाला चीज है वो सब चीज छोड़वा देता था मतलब गाँव में। कुछ नहीं खाएगी पिएगी। काहे भाई? एक तो सबसे पहले उसका नुकसान हुआ, पति का डेथ हो गया, उसका जिंदगी दुभर कर देता था जीना। मतलब समाज में ये समझ, कहीं वो भाग नहीं लगे किसी चीज में। पूजा पाठ हो रहा है अपने ही घर में तो पूजा पाठ में हिस्सा तक नहीं लेगी,
वो दूर बैठेगी, किसी भी बढ़िया काम में वो आगे नहीं आएगी। शादी विवाह हो रहा है, उसका शक्ल नहीं दिखना चाहिए उसमें, वो दूर खड़ी होकर दिखेगी। सोचो क्या बीतता होगा उसके, मतलब उस दौर में उसकी जिंदगी पर। तो हमारे सारे काफी ऐसे समाज सेवी हुए जिन्होंने इनको आगे लाने का प्रयास किया, और अंग्रेजों के समय में वापस जाके फिर विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत हुई थी, ठीक है, अब 1856 ईस्वी में। और इसमें सबसे बड़े योगदान जो देने वाले हैं भारतीय, उनका नाम है, क्या है, ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने बहुत प्रयास किया, तब जाके विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया। समाज में उसको इज्जत नहीं देने लगा जो विवाह करेगा विधवा से। सोच सकता है क्या हमारा समाज चाहता होगा उस समय में। खैर वापस आओ, तो बहुत बेहतर स्थिति था उस समय में। विधवाओं के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता था। विधवा को बाकायदा देवर से विवाह करने का परमिशन भी था, वो विवाह करके अपना फिर से घर बसा सकती है। इसके अलावे आज के समय में भी लड़कियां अगर बोल दे कि हम शादी नहीं करेंगे, वो घर के लिए ही काल बन जाती है। कितना लोग तो उसको मारपीट करने लगता है लड़कियों के साथ, अगर वो बोल दे कि हम विवाह नहीं करेंगे। काहे नहीं करेगी, नाम कटवा देगी, इज्जत खराब कर देगी। उस समय में ये परमिशन था, लड़कियां अगर चाहे तो विवाह नहीं कर सकती है। और कई ऐसे लड़कियों का उल्लेख मिला है, इनको कहा जाता था अमाजू। क्या कहते थे, अमाजू। वैसे लड़कियां जो जिंदगी भर अविवाहित रहती थी, उनको क्या कहा जाता था, अमाजू। तो क्या समाज में स्त्रियों का पोजीशन बेहतर था कि नहीं था? पढ़ने लिखने का भी अधिकार मिल रहा है, यज्ञों में हिस्सा लेने का भी अधिकार मिल रहा है, अपना फ्रीडम भी है। हमको अगर विवाह नहीं करना है तो विवाह नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर पति मर जाता है तो दूसरा विवाह करने का भी ऑप्शन है। उसके बाद तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, अभी तो विवाह करने का ऑप्शन भी था, विधवा विवाह कर सकती थी। अब मुख्य रूप से देवर, अब कहाँ जाएगी ढूंढने के लिए, घर में देवर है तो कर लेगी, ठीक है, तो घर का बात घरे में रह गया। इसको नियोग प्रथा कहा जाता था। तो ये समाज का एक बेहतर पोजीशन दिखाता है महिलाओं को। चलो आ जाओ, तो बेहतर स्थिति था, शिक्षा या आदि का अधिकार था, इनको भाग लेती थी। अब यहां से याद रखना, ये भाग लेने का अर्थ क्या है, ये है प्रचलित संस्था। चार तरह का ग्रुप इस वक्त बनता था। कितने तरह का, चार तरह का ग्रुप था। एक को कहते थे विदत, एक को कहते थे गण, एक को कहते थे सभा, और एक को कहते थे समिति। सबसे प्राचीन, बहुत बढ़िया से याद रखना, इससे सवाल पूछा आता है। सबसे प्राचीन संस्था अगर माना जाता है किसी को, तो वह है विदत संस्था, मतलब ग्रुप, ठीक है, ग्रुप जो बनता है। इसमें सबसे प्राचीन संस्था किसको माना गया है, विदत। यानी सबसे पहले जो बनता होगा कोई भी ग्रुप, कोई भी बैठक करता होगा, वो किस नाम से जाना होगा, विदत। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ, जब तुम समाज में रहोगे तो कहीं ना कहीं तो बैठक करोगे। बैठक करोगे तो कहाँ करोगे, कोई एक लोकेशन होना चाहिए। उस लोकेशन में सबको बुला लिया। पहले ऐसा नहीं था कि सिर्फ श्रेष्ठ लोग आएंगे, सिर्फ बड़े लोग आएंगे। यानी शुरुआती दौर में जब बैठकें शुरू हुई, उसमें सभी गांव का आदमी, आज भी तुम देखो पेड़ के नीचे कहीं पे बैठक हो रहा है, गांव वाला जाके खड़ा है, हाँ सब बता रहा है, चट्टो आदमी बढ़िया बढ़िया आगे बैठा हुआ है, ताकतवर सब आदमी, और सब साइड में खड़ा है, डिसीजन लिया जा रहा है, होता है ना आज भी, ठीक है। उसी प्रकार का बैठक होता था, जिसको कहते थे विदत। क्या कहते थे, विदत। सामान्यतः ये मंदिरों में होता था। कहाँ होता था, मंदिरों में। अगर पूछा जाए कि प्रमुखता ये कैसा था, प्रमुखता ये धार्मिक विचारों के लिए होता था। किसके लिए, मुख्य रूप से किसके लिए आयोजित होता था, धार्मिक कार्य के लिए। लेकिन इसके अलावे गैर धार्मिक कार्य या सैनिक कार्य, कुछ भी होगा, छोटा मोटा बैठक कुछ भी करना है कोई डिसीजन लेने के लिए, तो भी क्या बुलाता था, विदत। लेकिन प्राइमरी कार्य जो होता था वो क्या होता था, धार्मिक कार्य। लेकिन ये सिर्फ धार्मिक कार्य तक सीमित नहीं था, धार्मिक गैर धार्मिक सैन्य सभी तरह के कार्य इसमें होते थे। लेकिन प्राइमरी क्या कार्य होता था, धार्मिक कार्य होता था। और इसको क्या माना जाता है, सबसे पुराना आम सभा, मतलब आम लोगों का बैठक। यही सवाल बार बार पूछा जाता है, सबसे पुराना सभा कौन सा होता था, विदत। अब इसके बाद एक बना सिर्फ सैन्य का। अब ऑब्वियस है, सेना लोग कहीं से आया है, कहीं पे आक्रमण किया, कहीं से लूट के आया है, वहां सब व्यक्ति क्या करेगा, वहां पे सेना से संबंधित लोग बैठेंगे और वो डिसीजन लेगा, ये जो पैसा लाए हैं लूट के, किसमें किसमें बंटवारा होगा, कैसे होगा, या अगला जो हम लोग आक्रमण करने वाले कहाँ होगा। इसको कहते थे गण। क्या कहते थे, गण। ये सैन्य बैठक था। क्या था ये, सैन्य संस्था। क्या था ये, सैन्य संस्था। क्या था ये, सैन्य संस्था। और इसके अध्यक्ष कहलाते थे गणपति। क्या कहलाते थे, गणपति, ठीक है, गणपति। अभी ये छोड़े हुए हैं, इसके बाद वापस आएंगे महिलाओं पर, पहले ये चारों का वर्ड नाम समझ लो। इसके बाद एक है सभा। सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था सभा और समिति। ये आम लोग ऐसे ही बैठ रहा है, ये सैन्य लोग बैठ रहा है। लेकिन सभा और समिति का जब गठन होने लगा, तब ये दोनों राजा के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा था। यानी ये दो तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस समय के तत्कालीन समाज के लिए भी क्या था, काफी महत्वपूर्ण था। इसमें से हमको जो शब्द कॉमन लगता है वो उतना कॉमन उस वक्त नहीं था। ध्यान देना, हमको सबसे कॉमन क्या लगता है, सभा। और उस समय में कॉमन जो सभा होता था उसको कहते थे समिति। क्या कहते थे, समिति। आज हम शब्द को बदल लिए हैं,
आज छोटे ग्रुप का नाम रखते हैं समिति, क्या रखते हैं? समिति। और बड़े ग्रुप का नाम रखते हैं सभा, ये ना करते हैं जी। उस समय में उल्टा था, उस समय में छोटे ग्रुप का नाम था सभा, श्रेष्ठ लोगों का ग्रुप था सभा, आम लोगों का ग्रुप था समिति। तो अधिक लोग किस में आते होंगे, सभा या समिति में? सभा में या समिति में? समिति में। देखो 4 बार ये चिल्ला के बोल दी सभा, हम तुरंत बोले उल्टा था उस वक्त। आज के समय में सभा होगा तो ज्यादा लोग आएगा, और समिति किसी चीज का बनता है ना, जिसमें छोटा ग्रुप होता है। बोलेंगे हम यहाँ पे एक संचालन समिति बनाते हैं जो ये देखेगा कार्य कैसे हो। तो क्या इसमें पूरे क्लास को बुला लेंगे? इसमें कुछ 8-10 बच्चा आएगा ना, इसी को बोलते हैं समिति। किसी भी चीज के लिए समिति बनता है। छोटे लोग होते हैं, मतलब छोटे लोग नहीं, मतलब छोटे ग्रुप होते हैं कम संख्या में, और लोग जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, समझना। समिति में उन्हें, तुम्हारे समाज के लिए कहीं पे भी कोई समिति बनता है तो बड़ा खास खास लोगों को चुनकर लाया जाता है। हाँ तुम आ जाओ, जानकार आदमी है, ये जानकार आदमी है, ये 4 आदमी मिलकर समिति बना दिया। सभा आयोजित हुआ तो उसमें कोई भी आके बैठेगा, यानी सभाओं की संख्या, सभा में लोगों की संख्या अधिक और समिति में लोगों की संख्या कम। ये आज का कहानी है, वैदिक काल का नहीं। वैदिक काल को में पलट दो, वैदिक काल में लोगों की संख्या अधिक किसमें होगी? समिति में। लोगों की संख्या कम किसमें होगी? सभा में। संभ्रांत लोग, श्रेष्ठ लोग, पावरफुल लोग किसमें बैठेंगे? सभा में। आम जनता किसमें बैठेगा? समिति में। दोनों समझ में आया? अब यहाँ से एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। वर्तमान समय में ये दोनों कार्य आज भी कर रहा है अलग अलग नाम से, लेकिन उस समय में जो कार्य कर रहा था, सभा क्या कार्य कर रहा था और समिति क्या कार्य करता है, रिलेट करके पूछता है। पहले बता देते हैं। सभा में जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका काम होता था राजा को सजेशन देना। क्या काम होता था? जो भी राजा होगा, जो भी लीडर होगा, ये काम ऐसे कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये आज भी तुम देखते हो कि 10 लोग बुला के बैठ पूछा जाता है, जो श्रेष्ठ लोग गांव में, तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बहन का विवाह कर रहे होंगे, उसमें 4-5 बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे और बताइए चाचा क्या इसमें कैसे क्या किया जाए, बराती कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे क्या करेंगे, आप लोग का एक्सपीरियंस है। फिर उसमें एक तो आएगा जो 20 तो ब्याह करा के बैठा हुआ है, हाँ ये सब तो ऐसे हो जाएगा, इतना इसमें खर्चा करेगा, 500 रसगुल्ला बनवा लेना, ही करना, देने वाला होता है। क्यों बुलाते हैं? ताकि उनका परामर्श है, उनके पास ज्ञान है, बुद्धि है। वैसे ही सभा उस समय में राजा को परामर्श देता था, ठीक है। और समिति आम लोगों का ग्रुप होता था। आज आम लोग एक ही काम करता है, गया टिप्पा और कहानी खत्म। समझ में आ रहा है ना? उस समय में यही करता था, यानी राजा का चयन और उसको हटाने का कार्य किसके पास था? समिति के पास। और राजा के कार्यों में योगदान देना किसका काम था? सभा के पास। यहां तक समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चन पूछते हैं। वर्तमान समय में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसको हम वैदिक समाज में किस में रखेंगे? विधत, गण, सभा या समिति? सभा में रखेंगे। और वर्तमान समय में जो लोकसभा है उसको क्या कहेंगे उस समय का? समिति। ये चीज समझ में आया? तो यही मुख्य रूप से इसका कार्य था, उस पर हम लोग आएंगे। हम आते हैं वापस। तो इसमें से महिलाएं कहाँ योगदान देती थी, कहाँ हिस्सा लेती थी? तो याद रखना, तुम्हारे नोट्स में थोड़ा गलत है, उसको काट देना, साइड में लिखा हुआ है। महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से जो हिस्सा लेती थी वो था विदत। क्या था सबसे अधिक? विदत, ठीक है, विदत, ठीक है, विदत। विदत के बाद जो था वो था समिति। क्या था? समिति। ये दोनों का प्रमाण हमको मिला है, परंतु सभा का प्रमाण नहीं मिला है, सभा का कम साक्ष्य मिला है। इसीलिए प्रमुख रूप से हिस्सा किसमें लेती थी? विदत और समिति। और आंशिक रूप से कहीं कहीं हल्का फुल्का इनडायरेक्ट साक्ष्य मिला है, वो किसका है? सभा का। यानी अगर तीनों में से चुनना होगा, हम चुनेंगे विदत को। किसको चुनेंगे? विदत। इसके बाद चुनना होगा किसको चुनेंगे? समिति। और नहीं चुनेंगे सभा को। तुम्हारे नोट्स में उसके गलत है, उसको सही करना। गलत करने का मतलब हुआ ऐसा नहीं कि हम गलत उसमें लिख दिए हैं। हाँ, पेज नंबर 2 पर देखो, सबसे नीचे, पेज नंबर 2 से नीचे। मुख्य रूप से महिलाएं सिर्फ सभा में ही भाग लेती थी, इसके बाद विदत। यहाँ पे इसको काट दो पूरा, ठीक है, इस पूरे को काट दो, ठीक है। ये पुराने कई किताबों में ये सेम चीज लिखा हुआ मिल जाएगा, पर ये अब हो गया है गलत, ठीक है। इसको काट दो। और सभा, समिति, विदत तीनों में हिस्सा लेते थे। इस जगह पे लिख लो, इस जगह पे विदत को घेर के लिखो। प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है विदत में हिस्सा लेने का, ठीक है। हाँ, यानी अगर पूछा जाए एक नाम तो पहले बोलोगे विदत। एनसीईआरटी भी इसको रेक्टिफाई किया है अपने आंसर को, इसलिए अच्छे से याद रखना कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसका मिला है? विदत का, ठीक है। और लगता भी था, जब पहले भी पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि ये गलत है, हम लोग पढ़े तो लगता था ये गलत है, लेकिन किताबों में दिया रहता था, पढ़ लेते थे। अब तो सब चीज का साक्ष्य आ जाता है तो पता चल जाता है ना, ठीक है, याद रखना। प्रत्यक्ष प्रमाण किसमें मिला है? विदत में। इसके बाद किसमें? समिति में। और सबसे कम हिस्सा लेने का जो प्रमाण हो सकता है वो किसका हो सकता है? सभा का। यानी एक आंसर चुनना होगा तो विदत। अब ये गलती क्यों हुआ? क्योंकि पहले एग्जाम में जितना भी पूछा है 2 प्रकार का आंसर है, समझना, 2 प्रकार का आंसर है।
एक बड़े एग्जाम में जितना भी आंसर क्वेश्चन ये हुआ है, वह आंसर लिया है विदर्भ। क्या लिया है? विदर्भ। और छोटे एग्जाम में जो इधर 2-4 एग्जाम हुआ था, उसमें मतलब अभी तो बहुत दिन से पूछा भी नहीं गया, ये सब 2005 से 10 के बीच का कहानी है, उसमें आंसर सभा लिया था। क्या लिया था? सभा। क्योंकि कुछ किताबों में इसको छापा गया था सभा, वहीं से ये क्वेश्चन बना। तो बाद बाकी जितने किताब छपने लगे, हम लोग के समय आते थे, सब में सभा पहुंचा। लेकिन अब वापस इसका रेटिफिकेशन हुआ है, और अभी हम लोग अच्छे से याद रखेंगे कि सबसे पुरानी जो संस्था थी, उसमें ये लोग सबसे अधिक महिला हिस्सा लेती थी, यानी विदत। उसके बाद किसमें? समिति। और सबसे कम किसमें? सभा में। और ये लगता भी है, ये आम लोगों का सभा होता था, सबसे पुराना था, कोई भी जाके बैठ जाएगा तो इसमें जरूर हिस्सा लेती होगी। और ये भी आम लोगों का सभा है। कौन सा? समिति। इसमें भी हिस्सा लेती होगी। सभा जो है ये श्रेष्ठ लोगों का होता था। क्या होता था? श्रेष्ठ लोगों का, संभ्रांत लोगों का, इसलिए इसमें हिस्सा लेने का कम चांस है। ठीक है, चलो फिर से रिपीट करते हैं। स्त्रियां किसमें भाग लेती थी प्रत्यक्ष रूप से? विदत में। इसके बाद समिति में। और सबसे कम साक्ष्य या कहें नाम आपके बार साक्ष्य कहां हिस्सा लेने का? सभा में। गण में तो बिल्कुल नहीं लेती थी, गण में बिल्कुल नहीं लेती थी, क्योंकि गण जो था ये सैन्य संस्था था। क्या था? सैन्य संस्था। और उसमें महिलाएं सेना में शामिल नहीं होती थी, इसलिए गण में कोई साठ मतलब किंतु परंतु का चर्चा ही नहीं है। गण में हिस्सा नहीं लेती थी, तो नहीं लेती थी। ठीक है, चलो अब आ जाओ सभा। इसमें शामिल होते थे, क्या बोलोगे? श्रेष्ठ लोग। क्या बोलोगे? श्रेष्ठ लोग। ठीक है, श्रेष्ठ एवं बड़े लोग, बड़े बोल देते हैं। ठीक है, शब्द समझ लोगे ना, अलग अलग देगा। संभ्रांत लोग, बड़े लोग, अमीर लोग, इस तरह के का, यानी समाज का प्रतिष्ठित लोग जो है इसमें शामिल होते थे सभा में। ये कार्य करता था, किस रूप में कार्य करता था? बोलोगे वर्तमान। ठीक है, वर्तमान कैबिनेट के जैसा, वर्तमान कैबिनेट के जैसा। ठीक है, के जैसा। ये समझ में आ गया ना? यानी कैबिनेट के जैसा कार्य करेगा, इसका मतलब क्या होगा? राजा को क्या करेगा? राजा को सलाह देगा, राजा को सलाह देगा। ठीक है, राजा को सलाह। ठीक है, इसका अध्यक्ष, इस सभा का अध्यक्ष कहलाता था सभापति। क्या कहलाता था? सभापति। सभापति। ठीक है, सभापति। ठीक है, सभा का अध्यक्ष सभापति कहलाएगा। अब जो समिति, समिति क्या था? आम जनता का संगठन। आम जनता का संगठन क्या कहलाता था? समिति। मुख्य कार्य इसका होता था, बाद में चल के धीरे धीरे इसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि राजा वंशानुगत हो जाएगा। आगे चल के राजा क्या हो जाएगा? वंशानुगत। अभी जो प्रारंभिक वैदिक काल है, इसमें राजा चुना जाता था, यानी तुम्हारे बीच में ही किसी एक को राजा चुना जाना है। तुम्हारे अंदर बीच में जो सबसे श्रेष्ठ होगा, सबसे बुद्धिमान होगा, उसमें एक वोटिंग होगा। भैया आप लोग किसको राजा चुनना चाहते हैं? इसमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि ये श्रेष्ठ है, ये महान है, इसमें ताकत भी है, मतलब लड़ने का भी क्षमता है और बौद्धिक क्षमता भी है, मतलब ये ठीक ठाक है हम लोगों की रक्षा करने लायक। फिर हम लोग जो ये बोलेगा हम सुनेंगे, हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, फिर वो राजा बन जाएगा। और इस तरीके से जब तक हम लोग चाहेंगे तब तक वो राजा बना रहेगा। मोहनजोदड़ो में यही देखा गया है। ठीक है, मूवी में तुम देखोगे वहां भी इसी प्रक्रिया को फॉलो किया गया, यानी सैंधव काल में भी संभवतः इस प्रक्रिया को ही फॉलो किया जाता होगा, क्योंकि वहां भी प्रॉपर राजा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वैदिक काल में तो प्रॉपर तरीका बताया गया था, वहां का तो तरीका भी नहीं पता है। यहाँ तरीका बताया गया था कि यहाँ पे लोग जो है वो राजा को चुनते थे, और बाद में जब इनका इच्छा होगा तो राजा को हटा भी सकते थे। और ये दोनों काम कौन करता था? समिति। कौन करता था? समिति। क्या बहुत अधिक इंपॉर्टेंट लग रहा है ये? क्या ये जितना तो औकात तुम्हारा है एक वोट देने में, उतना ही औकात समिति का था। तुम कितने पावरफुल हो? अगर कहा जाए तो बहुत पावरफुल हो। भारत में सभी ताकत किस में निहित है? जनता में। घंटा कौन है? जनता। कोई वैल्यू नहीं है जनता का भारत में। आज तुम बोल दो, खाली एक शब्द बोल दो, एक शब्द बोल दो सरकार के खिलाफ, कल तुम्हारे अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। यही औकात है तुम्हारी। संविधान का धज्जी उड़ चुका है। धज्जी मतलब धज्जी। अभी रिसेंटली एक सवाल उठा था सुप्रीम कोर्ट पर, एक बच्चा है तमिलनाडु का, और यूनिवर्सिटी का बच्चा है, छोटा बच्चा नहीं है, वो लिख दिया कि हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी, मतलब अभी अभी एक चैप्टर जोड़ा गया था, जो एनसीईआरटी में चैप्टर जोड़ा गया था कि करप्शन इन जुडिशरी, करप्शन इन जुडिशरी, इसको सुप्रीम कोर्ट हटवा दिया। काहे भाई? हमको क्या लपेट रहा है? तुम लोग अपना खेल खेल करते रहो। और मेरे हिसाब से भी सबसे अधिक करप्शन जुडिशरी में ही है। जिस देश का जुडिशरी मजबूत रहेगा, सब बढ़िया से काम करेगा। अगर तुम्हारे पिताजी दारू नहीं पीते, एकदम सिंपल सी बात है, इसको कोई किंतु परंतु नहीं लेना। अगर तुम्हारे पिताजी दारू नहीं पीते हैं, लड़की नहीं छेड़ते हैं, इज्जत से समाज में रहते हैं, प्रतिष्ठा है उनका, तुम्हारे ऊपर एक ऑटोमेटिकली प्रेशर बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? अरे पापा देख लेंगे तो कुटिया देंगे पकड़ के, अगर लड़की छेड़ते सुन लेंगे तो वहीं पे हमको मार देंगे। तुम्हारे ऊपर एक मेंटल प्रेशर बनता है, और तुम सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हो। भले ही तुम गलत कर रहे हो, करता होगा कभी, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी बन जाती है कि हम संभाल के चलें। दारू में आया घर, वहां दो लड़की को छेड़कर दारू पी के आया, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर है
तुम दूसरे दिन जाएगा, छेड़ दिया पड़ोसी के बेटे को, अब किसको कंप्लेन करेगा? बाप तो पहले उसके मां को छेड़ के आया हुआ है, क्या प्रेशर है तुम्हारे ऊपर, सोच के देखो। जिस देश में जुडिशरी का हालत करप्शन, मतलब करप्शन से भीगा हुआ हो, उसमें कौन करप्शन करने से रुकेगा? या मान लो तुम्हारे देश का पता चले मुख्यमंत्री घूस ले रहा है, तो कौन सा अधिकारी रुका रहेगा? कोई अधिकारी नहीं रुका रहेगा। यही हमारे देश का हुआ है। अभी एक और आरटीआई किया है, बोला कितना जज के खिलाफ केस हुआ है, उसका हमको रिपोर्ट दीजिए। बोला ये इलीगल है, नहीं दे पाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो समिति है वो दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया है कि भैया हम नहीं दे सकते हैं, ये जबरदस्ती हमसे मांग रहा है। अब देखो केस का डिसीजन क्या होता है। खैर वापस आओ, बड़ा खराब हालत है, आ जाओ वापस। तो समिति जो है आगे चल के नगण्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो आगे चल के राजा को चुना जाएगा और ना ही हटाया जाएगा। क्योंकि शुरुआती दौर में ऋग्वैदिक काल में राजा का चयन प्रक्रिया होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वहां पे वंशानुगत हो गया। क्या हो गया? वंशानुगत। हम अगर राजा हैं तो अगला राजा कौन बनेगा? मेरा बेटा। इसीलिए इसका कोई योगदान हो गया क्या? नहीं। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? विलीन। ठीक है, याद रखना। ये आम जनता का संगठन होता, ये कार्य करता था लोकसभा के भांति। किसके भांति? लोकसभा के भांति। ठीक है, लोकसभा के भांति। ठीक है, लोकसभा के रूप में। और मुख्य कार्य क्या था? राजा का, ठीक है, राजा का चयन व पदच्युत। ठीक है, पदच्युत यानी हटाना। ठीक है, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है वो पदच्युत शब्द का प्रयोग किया जाता है, पद से हटाने के लिए। ठीक है, तो इस कार्य के लिए कौन आगे आता था? समिति। और समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था? समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था? हाँ, समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था? निशान। ठीक है, ईशान। ठीक है, ईशान। समिति का अध्यक्ष क्या कहलाएगा? ईशान। गण का अध्यक्ष क्या कहलाएगा? गणपति। और सभा का अध्यक्ष सभापति। ठीक है, इसका अध्यक्ष कहलाता था ईशान। ठीक है, ईशान। ठीक है, तो क्या सभा, समिति, गण और विधत समझ में आ गया? विधत से एक प्रश्न आता है, सबसे पुराना संस्था कौन सा? विधत। श्रेष्ठ लोगों का संस्था कौन सा? सभा। आम लोगों का संस्था कौन सा जो राजा का चयन देता है? समिति। सैन्य संस्था कौन सा था? गण। अगर पूछा जाए कि बताओ कैबिनेट की भांति कौन करता था? सभा। ठीक है, और लोकसभा की भांति समिति। या नॉर्मल कोई भी सामाजिक सरोकार है उसके लिए कौन सा बैठक बैठेगा? नहीं, समिति नहीं बैठेगा। समिति का मुख्य कार्य राजा का चयन करना, उसको हटाना। तो कोई भी सरोकार, हम बोले सामाजिक सरोकार है, उसके लिए कौन सा बैठक होगा? विधान। कौन सा होगा? विधान। चलो ठीक है, अब आते हैं वापस महिला, जो छूट गया है। तो महिलाओं का स्थिति क्या था? बेहतर। शिक्षा या गति में हिस्सा लेती थी। कुछ महिलाओं का नाम भी बताएंगे जो कि इसमें विदुषी बनी थी। ठीक है, भाग लेती थी किसमें? विधात समिति में मुख्य रूप से। बाल विवाह था क्या? तो आंसर है हाँ। ठीक है, बाल विवाह, सॉरी, बाल विवाह नहीं। ठीक है, बाल विवाह था नहीं। आजीवन अविवाहित स्त्री रहती थी क्या? हाँ रहती थी। क्या कहलाती थी? अमाजू। क्या कहलाती थी? अमाजू। विधवा विवाह था क्या? हाँ। देवर से विवाह कर सकती थी। क्या कहलाता था? नियोग प्रथा कहलाता था। क्या कहलाता था? नियोग प्रथा। यानी ओवरऑल अगर देखेंगे सामाजिक स्थिति क्या था? बेहतर था अभी के रेस्पेक्ट में, या यूं कहें उत्तर वैदिक के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्या आज का क्लास समझ में आया?